Hello Techions, this is Core and welcome to the Techie Lab. So आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमने लास्ट टाइम भी कुछ क्वेश्चंस किए थे बट वो काफी बेसिक थे। हमने कोशिश किया था कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम उसको अच्छे से ग्रास्प कर लें। जो आज का टॉपिक है, आज हम करेंगे थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू इट। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई अ कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड इन अ बीकर ऑफ वाटर जस्ट यूजिंग अ डायग्राम। अब देखो आपको डायग्राम तो ड्रॉ करनी ही है। अब आपको याद होगा कि हमने डायग्राम कैसे ड्रॉ की थी। हमारे पास बीकर था, बिल्कुल बॉटम में एक्चुअली हमारे पास क्या था, हमारा कॉइन था। एंड वहां से जो रेज है हमारे पास वो बेंड आ रही थी। कैसे ड्रॉ की थी हमने, ऐसे ड्रॉ की थी। ठीक है, सो दिस इज द रियल पोजीशन। ओके, जहां पर कॉइन एक्चुअली है, बट हमें वो क्या दिखता है, थोड़ा सा रेज्ड अपीयर होता है कि अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। वो क्यों होता है, वो होता है रिफ्रैक्शन के कारण। तो आपको ये मेंशन करना है कि क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण हमें जो कॉइन है वो इस पोजीशन पर दिखाई देता है। तो आप आंसर को कैसे फ्रेम करोगे कि इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लाइन में आपने क्लियर कर देना है कि क्या रीजन है। ठीक है, फिर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, आगे एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, कि लाइट रेज फ्रॉम कॉइन रिफ्रैक्ट बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि हम पानी से हवा में जा रहे हैं। पानी से हवा में जाने का क्या मतलब है, हम जा रहे हैं डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर में क्या होगा, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वही चीज यहाँ पर लिखी है। ओके, दैट अपीयर दैट मेक्स कॉइन लुक क्लोजर टू द सरफेस देन रियली इज, या फिर आप कह सकते हो कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड इन द बीकर। ओके, assumes light travels in straight line and hence virtual image appears higher। तो आपको ऐसे जो है अपना आंसर फ्रेम कर। चलिए अब देखो नेक्स्ट वो बोल रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अ फिश appearing at a shallower depth than it really is। यस, सेम वही रीजन है हमारे पास, राइट। लाइट बेंड होती है, लाइट बेंड होने के कारण क्या होता है, हमें वो थोड़ा सा ऊपर को दिखाई देती है। कभी आपने उसको पकड़ने की कोशिश की हो लेकिन आपके हाथ में आती नहीं है, पानी ही रह जाता है। वो क्यों होता है, बिकॉज इट अपीयर्स एट अ शैलोअर डेप्थ देन इट रियली इज। ओके, लाइट रेज फ्रॉम फिश रिफ्रैक्ट बेंडिंग अवे मेकिंग फिश अपीयर क्लोजर टू द सरफेस देन इट रियली इज। देखो जैसे पिछली वर्डिंग थी उसी वर्डिंग के साथ इसको लिखा है, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ नया ही याद कर रहे। ठीक है, सिर्फ एक दो वर्ड्स जो है हमने वो चेंज किए हैं। ठीक है, अब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसलिए हमें लगता है कि जो हमारी, चाहे वो कॉइन हो या फिश हो, वो हमें थोड़ा सा ऊपर को उठाई देता है। अब देखो यहाँ पे कोर क्या है, सिंपल रिफ्रैक्शन, डेंसर टू रेयर, बेंडिंग अ वे ऑफ लाइट। ठीक है, इसलिए हमें क्या दिखता है, कोई भी चीज हो दैट अपियर्स क्लोजर टू द सरफेस। ये इसका कंसेप्ट है, ये कोर है। अब इसी कोर के अराउंड उन्होंने देखो पहले क्वेश्चन बनाया कॉइन का, अब क्वेश्चन बनाया फिश का। तो आपको कोर पे फोकस करना है। ठीक है, बाकी की कहानी आप लिख देना। ओके, नेक्स्ट इज ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ऑन अ पेपर विद अ पेंसिल मार्क, व्हाई डज द मार्क सीम शिफ्टेड। तो आपको याद होगा एक एक्टिविटी भी की थी। उस एक्टिविटी में पेंसिल से लाइन लगाई थी एंड मतलब थिक मार्कर से लाइन लगाई थी, ग्लास स्लैब रखा था एंड देखा था कि क्या क्या शिफ्ट आया है। ये उसी के बेस पे क्वेश्चंस है। अब जिसने तो वो टॉपिक्स किए हैं अच्छे से, वो छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में दी है, वो ये क्वेश्चंस कर लेंगे। है ना, जो बच्चे एक्टिविटीज को इग्नोर कर देते हैं, सीधा सोचते हैं कि अच्छा ये डेफिनेशन है, ये कर लेंगे हो जाएगा, वो फंस जाएंगे। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट light rays from mark refract twice, causing the mark to shift upward. Okay, causing the mark to appear shifted. I hope this is clear. Okay, so simple इसका आंसर है refraction, वो भी दो बारी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है एंड ये फिजिकल डेंसिटी से या फिर मास डेंसिटी से कैसे अलग है। तो जब हमने ये किया था ना, मैंने तभी भी आपको बताया था। ठीक है, कि ये अलग अलग चीजें हैं। जो हम यूजुअली अब तक डेंसिटी पढ़ते आए हैं वो होती है फिजिकल डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला हम मास बाय वॉल्यूम लेते हैं।
लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ लिंक्ड होती है। जितने ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बेंडिंग एंड उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि इट इज रिलेटेड टू हाउ मच द लाइट कैन बेंड और हाउ मच लाइट विल स्लो डाउन इन दैट मीडियम। ठीक है, बट जो हमारी फिजिकल डेंसिटी है वो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड फिजिकल डेंसिटी के बेस पे। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से समझना है कि दोनों अलग अलग चीज है। ओके, मीडियम कैन बी ऑप्टिकली डेंस बट फिजिकली लाइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स अ डेंसर मीडियम। तो हमारा जो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है, बताओ फटाफट, क्या होता है। यस, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगी होगी, पर जो वेवलेंथ है आपका वो भी चेंज होगा। सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है जो कि चेंज नहीं होती। ये क्वेश्चन भी हमने कल किया था। अब देखो वही क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछ लिया गया। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन किया था हमने। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड जो है अगर वो किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब वो डेंसर मीडियम में जा रही है इसलिए वेवलेंथ भी चेंज होगी, तो डेंसर में जाके वो भी कम हो जाएगी, पर जो फ्रीक्वेंसी है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी बाकी सब चेंज होगा। चलिए, अब नेक्स्ट है, हाउ डज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफर फ्रॉम रिफ्लेक्शन। अब जब मैंने स्टार्टिंग ही की थी ना, आई थिंक इसकी मैंने तभी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों कैसे अलग है। तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन में हम एक ही मीडियम में रहते हैं, कि लाइट सिर्फ बाउंस करती है, पर जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तब लाइट बेंड होती है एंड वो मीडियम के अंदर चली जाती है, तो वो किसी और मीडियम में चलेगी, तो चेंज इन मीडियम होता है। तो आप कैसे लिखोगे, इट बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम, okay, and it bends and change in direction and there is a different medium now. ओके, ये जो मीडियम वाला लाइन है, ये जो वर्ड है मैंने इसलिए बॉक्स में डाले हैं, ये लिखने जरूरी है, ये कीवर्ड्स है इसमें। ठीक, चलिए अभी देखो नेक्स्ट। अब ये मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, फटाफट बताओ इसको रीड करके कि क्या आंसर होगा। अगर आपने एक लेमन को ग्लास टम्बलर में रखा एंड उसको आप साइड से देख रहे हो, तो वो उसका साइज कैसा दिखेगा आपको। यस, यस, आपको उसका साइज जो है वो बड़ा दिखेगा, बिगर देन द एक्चुअल साइज। व्हाई, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, व्हाई, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 degrees, the angle of reflection in two transparent media 1 and 2 are this, refraction है, ओके यहाँ पर are 25 and 35 degrees respectively, out of 1 and 2 which medium is optically denser and why। अब देखो, ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसने बोला है कि इंसिडेंट एंगल जो है वो सेम है, मतलब दोनों केसेस में, तो वो है 45 डिग्रीज। तो अब इसको ऐसे जाना चाहिए। अब देखो वो फर्स्ट कह रहा है कि 35 डिग्रीज, तो लेट अस से दिस इज 35 डिग्रीज। फिर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें वो बोल रहा है कि एंगल जो है वो क्या है, 25 डिग्रीज। तो अब देखो जितना ज्यादा डेंसर होता है मीडियम उतनी ज्यादा बेंडिंग होती है। तो मतलब ये जो हमारा 25 डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो एंगल दिया है वो ज्यादा डेंसर है। सो मीडियम वन इज डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर। वाई, बिकॉज वी कैन सी दैट द बेंडिंग इज मोर। Okay, because it has smaller angle of refraction at same angle of incidence, it means light bends towards the normal, indicating higher refractive index, thus a denser medium। तो देखो आपको कैसे चेन बनानी है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दो चीजें लिख दी और वो हो गया। ठीक है,
आपको सबसे पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है, ठीक है, बड़ा है छोटा है, फिर आपको बेंडिंग बतानी है कि कैसे हुई है। बेंडिंग बताने के बाद आपको बताना है कि ओके ये कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ लिंक्ड है एंड वो डायरेक्टली कैसे डेंसिटी के साथ लिंक्ड है। ओके, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको बार बार पढ़ना एंड देखना कि अभी आप इसको लिख पा रहे हो या नहीं। क्लास के बाद ऐसा नहीं है कि अभी कर लिया मैम ने करवा दिया अभी इसको छोड़ दोगे आप, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, आप लिंक पे जाओगे, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो आप उस लिंक में जाओ, आपको अपने पर्टिकुलर चैप्टर के जैसे मोशन का लगा लो या फिर लाइट का लगा लो या फिर कोई भी जो है, अभी ये हमारा लाइट चैप्टर चल रहा है, तो फिर आप लाइट चैप्टर जो है आपका खुल जाएगा एंड देन आपको उसकी 1 2 3 लेक्चर वाइज जो है पीडीएफ्स मिलेंगी, तो आप डायरेक्टली उन पीडीएफ्स को जाके पढ़ सकते हो, अगर आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप प्रिंट करके भी उनसे डायरेक्टली पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ग्लास स्लैब एट 90 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, अब ये है, अब वो स्लैब के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो दिस इज द रे, तो ये क्या है, ये नॉर्मली आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका क्या है, 90 0 डिग्री है, क्योंकि जो हम एंगल देखते हैं वो किसके साथ देखते हैं, नॉर्मल के साथ देखते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, ये गलत है, इसको बी करो, ऑप्शन बी 0 डिग्री इज द आंसर। ओके, चलिए अब देखो, व्हाई डज द इमर्जेंट रे इन ग्लास स्लैब इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, अगर आपको याद हो तो हमारे पास रे ऐसे आती है, ठीक है, एंड दो बारी रिफ्लेक्ट होती है, अब चाहे इन दोनों में गैप हो, पर ये दोनों आपस में क्या रहती है, पैरेलल रहती हैं, ये क्यों होता है, क्योंकि दो बारी बेंडिंग होती है, वो जो बेंडिंग होती है वो होती है इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि एक बारी हम रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, दूसरे में हम डेंसर टू रेयर जा रहे हैं, वो एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको कैंसिल कर देती है, जिसकी वजह से हमें वो पैरेलल दिखती है। ठीक है, because it undergoes refraction twice and bending is compensated by equal and opposite bending resulting in parallel rays. I hope this is clear. ठीक है, आंसर फ्रेम करना आना चाहिए, ये डायग्राम जो है ना ये बना के देखते रहना, इसमें उन्होंने नहीं पूछा है कोई बात नहीं, बट वो डायरेक्टली आपको डायग्राम भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए, when a ray of light passes through the glass slab then how many times does it change its path and why? आप देखो जस्ट अभी पीछे किया कि दो बारी रिफ्रैक्शन हो रही है, तो जितनी बारी रिफ्रैक्शन उतनी बारी बेंडिंग, जब हम रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तब बेंडिंग हो रही है, जब हम डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तब बेंडिंग हो रही है। ठीक है, तो दो बारी हमारा जो है पाथ वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है, देखो जो क्वेश्चन दिया होता है डायरेक्ट उसका आंसर हम पहली लाइन में लिख देते हैं, फिर हम बात की कहानी स्टार्ट करते हैं, तो आपको भी यही रूल फॉलो करना है। ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज लाइट रिफ्रैक्ट्स at points where it enters and exits the glass slab. Okay, so first time it bends towards the normal, second time it bends away from the normal, away from normal. Okay, and then again you have to write the same thing, ये जो पिछले क्वेश्चन में हमने की थी, the bending is compensated by equal and opposite bending resulting in parallel. ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटर्स अ मीडियम फ्रॉम एयर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब अगर एयर टू किसी मीडियम एम में जा रहा है ना, उसने बोला है कि टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड हो रही है, तो मतलब ये क्या है, डेंसर है एंड ये क्या है, रेयर है। अब वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, पहली बात बराबर नहीं हो सकता, अगर बराबर होता तो फिर तुम्हें रिफ्रैक्शन दिखती क्यों, पर हमें रिफ्रैक्शन दिख रही है, तो इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, हम कंपैरिजन डेफिनेटली कर सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आ गया कि मे बी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या तो फिर वो लेस है या तो फिर वो मोर है। अब देखो अगर लेस होता तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती बेंडिंग, पर यहाँ पे टूवर्ड्स है, तो यहाँ पर क्या है, मोर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट। ठीक है, आप देख रहे हो कि कैसे आपको रास्ता जो है अपना खुद बनाना है आंसर तक जाते जाते।
सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। कल हम थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे एंड कंसेप्ट को जो है अच्छे से जकड़ लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के जो क्वेश्चंस हैं, जो फॉर्मूला है, अच्छे से रिवाइज करके आना। हम उसी के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।